जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर के देश भर में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में। इस विषय पर चर्चा करते हुए हम विविध पक्षों का अवलोकन बड़े ही समग्रता से करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो इनके इस नियम के अगेंस्ट हैं और जो फेवर में हैं, उनके अपने अपने क्या राय हैं। साथ ही यूजीसी के चेयरमैन की भी हम इसमें टिप्पणी समझने का प्रयास करेंगे और सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक नजरिए से भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर के इतना हाय तौबा पूरे देश में क्यों मचा हुआ है। साथियों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कि यदि आप चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि हमने वहां पर अपनी यूपीएससी और जिंदगी नामा यूट्यूब चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही अपने कोई भी क्वेरी इस वीडियो से संबंधित हो तो हमें आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था इस समय एक बड़े बदलाव और उसी के साथ उठते विवादों के केंद्र में भी है। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने हाल ही में कुछ ऐसे नियम पेश किए जिन्होंने कैंपस से लेकर अदालतों तक एक नई बहस छेड़ दी है। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 और पीएचडी के लिए नेट की अनिवार्यता जैसे फैसलों के बारे में। दोस्तों, छात्र क्यों सड़कों पर हैं? क्या ये नियम शिक्षा में समावेशिता लाएंगे या नई दूरियां पैदा करेंगे? चलिए इन सभी पक्षों को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि ये नियम क्या है। यूजीसी ने 2026 में जनवरी के अंदर उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का प्रोत्साहन नियम लागू किया, यानी कि 2012 में उन्होंने एक रेगुलेशन बनाया था, उसके स्थान पर इस नियम को इन्होंने लागू किया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। इस नियम का उद्देश्य दोस्तों संस्थानों में जातिगत, धर्म, लिंग और विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से मिटाना इसका उद्देश्य था। इसके तहत हर कॉलेज के अंदर दोस्तों एक समान अवसर केंद्र यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य किया गया। साथ ही संस्थानों के प्रमुखों को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाया गया, लेकिन विवाद इसकी परिभाषा और लागू करने के तरीकों को लेकर के उठा दोस्तों। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जो विवाद उठा वो किस चीज को लेकर के उठा? उस नियम में इसकी परिभाषा और लागू करने के तरीके पर लेकर के जो है दोस्तों पूरे देश में इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सब जानते हैं। साथियों, विवाद का दूसरा मोर्चा क्या है कि पीएचडी नामांकन प्रक्रिया। यूजीसी अब विश्वविद्यालय स्तर की अलग प्रवेश परीक्षाओं को खत्म कर यूजीसी नेट स्कोर को अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के अनुसार पीएचडी चयन में 70% दोस्तों ध्यान में रखेंगे, 70% वेटेज नेट स्कोर को होगा। ठीक है, नेट के स्कोर को कितना दे रहे हैं? नेट के स्कोर को 70% वेटेज, और 30% वेटेज किसको दे रहे हैं? इंटरव्यू को। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट मान लीजिए इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इंटरव्यू को 30% वेटेज दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों छात्रों का तर्क ये है कि इससे स्वायत्तता खत्म होगी और रिसर्च जो प्रपोजल्स होते हैं उसकी अहमियत भी कम हो जाएगी। और साथ ही नेट परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों ने छात्रों के भरोसे को इस समय साथियों हिला रखा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस इक्विटी रूल की जिस पर सबसे ज्यादा बवाल है। प्रदर्शनकारियों, विशेषकर सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, उनका कहना है कि इस रेगुलेशंस के अंदर रूल 3 है। क्या है? रूल 3 का सी जो क्लॉज है उसमें जातिगत भेदभाव की जो परिभाषा है वो एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी तक ही सीमित की गई है। ये सामान्य वर्ग के छात्रों का आरोप है, और उन्होंने कहा कि यह नियम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सामान्य वर्ग के खिलाफ ही भेदभाव पैदा कर सकता है। सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? किसी ने फॉल्स कंप्लेंट कर दी यानी कि झूठी शिकायत कर दी, उसके खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को हटाने को लेकर के जो है ये प्रोटेस्ट है, जो पहले के ड्राफ्ट में मौजूद थे। छात्रों को डर है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जायज बात हो सकती है,
क्योंकि जब कोई नियम इस तरह से बनता है और अगर उसकी ठीक से उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ तो उसके दुरुपयोग होने के चांसेस भी होते हैं और अलग-अलग राजनीतिक दल इसका अपने फेवर में प्रयोग कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। साथियों, इसीलिए स्टूडेंट भारी मात्रा में इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम यूजीसी के चेयरमैन साहब की यानी कि तर्क की बात करें तो बहुत स्पष्ट और संवेदनशील है। आयोग के अनुसार 2020 से 25 के बीच कैंपस में भेदभाव की शिकायतों में 100% से भी अधिक बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों। रोहित वेमुला का केस आप देख लें, यहाँ पर ये आप चार्ट्स देखते जाएंगे तो जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इस तरह के नियमों की जरूरत आखिर हमें पड़ती क्यों है। तो 2020 से 25 यानी कि 5 सालों के अंदर ही दोस्तों इस तरह के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये ग्राफ आपको बताएगा, ठीक है। इसलिए अब अगर आप पिछले समय में चीजों को फॉलो करते आए हैं तो समझेंगे कि रोहित वेमुला और पायल तांडवी जैसे मामलों ने ये स्पष्ट किया था कि पुराने नियम पर्याप्त नहीं है। यूजीसी रेगुलेशंस के जो पुराने 2012 वाले नियम हैं वो पर्याप्त नहीं थे, इसलिए यूजीसी ने इस तरह के नियम लाया है। यूजीसी का कहना ये है कि दोस्तों ये नियम केवल सुरक्षा तंत्र है, किसी के खिलाफ हथियार नहीं। ये यूजीसी का अपना तर्क है। 24/7 हेल्पलाइन और इक्विटी स्क्वाड का उद्देश्य केवल एक सुरक्षित माहौल पैदा करना है ताकि कोई भी मेधावी छात्र अपनी पहचान के कारण पीछे न छूट जाए। साथियों, मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन नियमों की कुछ धाराओं पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। न्यायालय ने फिलहाल नए नियमों पर क्या किया, रोक लगाते हुए 2012 के पुराने नियमों को ही प्रभावी रखने का निर्देश दे दिया है। मैंने बताया आपको जैसा कि 2012 में इस तरह का नियम बनाया गया था। अब अगर ये नए नियम लागू होंगे तो 2012 वाले नियम को ही प्रतिस्थापित करेंगे, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। कोर्ट का मानना है दोस्तों कि शैक्षणिक संस्थानों के अंदर भारत की एकता झलकनी चाहिए और नियम ऐसे हों जो सबको साथ लेकर चले, न कि समाज को बांटे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर निर्देश है आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना चाहिए। अगर मुख्य परीक्षा में इस तरह का कोई सवाल आता है जो कि आने की संभावना प्रबल है तो आपको कई पक्षों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि अकादमिक जगत इस पर क्या सोचता है, यानी कि प्रोफेसर्स विश्वविद्यालय की क्या क्या सोचते हैं, क्योंकि वही तो जो है विश्वविद्यालयों के अंदर छात्रों का निर्माणकर्ता की भूमिका में होते हैं। तो दोस्तों अकादमिक जगत की बात करें तो वो इस पर क्या है कि सभी की राय भिन्न-भिन्न है, बटा हुआ राय है। कुछ प्रोफेसर्स का मानना है कि संस्थानों के प्रमुखों पर सीधी जवाबदेही डालने से प्रशासन डरा हुआ रहेगा। वहीं समाजशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग कहता है, जो समाज, जातिगत इन सब चीजों की रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय कैंपस में जातिगत ऊंच नीच एक कड़वी हकीकत है जिसे सुधारने के लिए कड़े कानून की जरूरत है। चुनौती यह है कि समानता और योग्यता के बीच एक ऐसा संतुलन बनाया जाए जिससे किसी भी छात्र को यह न लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। निश्चित तौर पे ये बहुत स्पष्ट है। साथियों, वैसे यदि मेरी अपनी व्यक्तिगत राय बताऊं तो वो ये है कि देखिए आज हम 2026 में जी रहे हैं। हमारे देश को गणतंत्र बने 77 साल हो गए। अभी हमने 26 जनवरी 2-3 दिन पहले ही मनाया है। बड़ा अफसोस कभी-कभी होता है कि 77 सालों बाद देश की आजादी के इतने वर्ष हो गए, हम लोकतंत्र हैं, दुनिया के सबसे बड़े, और जिम्मेदारी भी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और चौथी सबसे बड़ी सेनाएं हमारे पास हैं। उसके बावजूद इस तरह के विवाद यदि देश में जातिगत विवाद उठते हैं तो एक देश के रूप में कहीं न कहीं हमें कमजोर करते हैं, पीछे ले जाते हैं। तो सरकारों को और इस तरह के यूजीसी जैसे संस्थानों को भी कोशिश करना चाहिए कि इस तरह ऐसे नियम बनाए जाएं, ऐसी चीजों को किया जाए जिससे कि जातिगत भेदभाव और ये सब चीजें आज के समय में इतनी रेलेवेंस न रखें। ठीक है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि यदि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है, जो कि हमारा हैशटैग विकसित भारत इंडिया का विजन 2047 तक है, हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक, तो हमारे देश में जातिगत मुद्दों की कोई जगह इस समय नहीं होनी चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। साथियों, अगर हम सभी पक्षों को देखें तो ये विवाद केवल नियमों का नहीं बल्कि विश्वास की कमी का है।
एक तरफ ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करना यानी कि जातिगत भेदभाव को खत्म करने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ वर्तमान व्यवस्था में निष्पक्षता की गारंटी भी देना है। नेट आधारित पीएचडी एडमिशन जहां पूरी प्रक्रिया को एक राष्ट्र एक परीक्षा के तहत सरल बनाना चाहता है, वहीं छात्र क्षेत्रीय विविधताओं और स्थानीय शोध विषयों की उपेक्षा से डरे हुए हैं। साथियों, यह एक लोकतांत्रिक मंथन है जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। जो ये हमारा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और इक्विटी का ये सब जो सिस्टम बना हुआ है, जो हमारे प्रियम्बल का भी पार्ट है दोस्तों, ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। साथियों, संवैधानिक दृष्टि से यदि इसे हम देखने का प्रयास करें, ठीक है, यहाँ पर आप चीजों को समझते जाएंगे। संवैधानिक दृष्टि से देखें तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि आर्टिकल जो हमारा 14 है, यानी कि 14 और 15, ठीक है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 भेदभाव के निषेध से संबंधित आर्टिकल है दोस्तों, वो हमारे देश के नियम कानून नीति नियंताओं के मार्गदर्शक है। संविधान केवल बहुमत या अल्पमत की बात नहीं करता, बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की भी बात संविधान करता है दोस्तों। निष्कर्ष यह है कि दोस्तों यूजीसी के नियमों की मंशा न्यायपूर्ण है, लेकिन उनकी शब्दावली को और अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही दोस्तों किसी भी वर्ग में असुरक्षा का माहौल ना हो, सामान्य वर्ग के जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी मांगों को माना जाए, उन्हें भी संतुष्ट किया जाए, उसके बाद किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जाने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए किसी एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में कि किसी के भी हितों से समझौता ना हो, चाहे सामान्य वर्ग के छात्र हों, चाहे एसटी एससी ओबीसी के छात्र हों। दोस्तों सुधारों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन वे पारदर्शी और संवाद पर आधारित होने चाहिए, यानी कि ऐसे सुधार जिस पर बातचीत होनी चाहिए। साथियों हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना है, एक विकसित भारत के रूप में, जहां कैंपस केवल डिग्री देने वाली मशीन ना हो, बल्कि लोकतंत्र की प्रयोगशाला बने। सरकार यूजीसी और छात्रों के बीच संवाद ही इस गतिरोध को खत्म कर सकता है, जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर के बना हुआ है। आशा है कि आने वाले समय में एक संशोधित मसौदा हमारे सामने जरूर आएगा, जिसमें भारत के इस वर्तमान सरकार का विजन जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, उस मंत्र को ये समझौता, ये मसौदा जरूर चरितार्थ करेगा, क्योंकि अंततः हमारा लक्ष्य एक विकसित भारत का निर्माण 2047 तक, मैंने बताया है आप लोगों को, हमारे सरकार का लक्ष्य है #2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है साथियों। और इस समय हम अमृत काल में चल रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमारी सरकार का विजन बहुत स्पष्ट है देश को लेकर के, ठीक है। तो इस समय हम अमृत काल में चल रहे हैं और अमृत काल में हमें कोशिश करना है कि देश और समाज के हर वर्ग से ही राष्ट्र विकसित बनेगा, ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें एक ऐसा भारत बनाने का लक्ष्य रखना है जहां ज्ञान की रोशनी हर छात्र तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे साथियों, ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अब अंत में जिस चीज को लेकर के बहुत सारा हाय तौबा मचा हुआ है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लेकर के, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में हमें थोड़ा इसकी हिस्ट्री जरूर जानना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था के लिए स्थापित करने का प्रयास किया गया भारत में 1944 में सार्जेंट योजना के रिपोर्ट में, जिसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठित करने की सिफारिश की गई। फिर 1945 में गठित इस समिति ने आरंभ में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालयों का पर्यवेक्षण किया। वर्ष 1947 तक इसके दायरे में सभी विश्वविद्यालय मौजूदा विश्वविद्यालय शामिल हो गए थे। फिर 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसे यूके मॉडल के अनुरूप पुनर्गठित करने की सिफारिश की। 1952 में केंद्र ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए दोस्तों क्या बना दिया, यूजीसी, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बाकी यूजीसी का मुख्यालय वगैरह आप देख लेना है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और बाकी चीजें, इसलिए आपको इसका स्ट्रक्चर जो है विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखिए यूजीसी से संबंधित अगर बवाल मचा हुआ है तो साथियों इस तरह का जो है कि आप ध्यान में रखेंगे कुछ न कुछ जो है सवाल आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। और यहाँ पर आपको यूपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक सवाल के साथ मैं छोड़े जाता हूं। तो आप लोग सवाल लिख लीजिए कि यूजीसी द्वारा हाल ही में प्रस्तावित जो
यूजीसी का इक्विटी रूल है, इक्विटी रूल है दोस्तों, इक्विटी रेगुलेशन है 2026 का, ठीक है, 2026 का। उसने जो है दोस्तों ये इनकी जो उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता, ठीक है, समानता क्या करेंगे, समानता का प्रोत्साहन करेंगे, ठीक है, प्रोत्साहन करेंगे। ऐसी नियमावली शैक्षणिक परिसरों में सामाजिक न्याय और प्रशासनिक निष्पक्षता के बीच एक द्वंद्व उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। इस कथन के आलोक में आपको नए नियम जो विवादित हैं उसको विविध पक्षों के साथ उसका परीक्षण करना है और एक समावेशी उच्च शिक्षा तंत्र के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं ये भी आप सुझाव दीजिए। और इसको आप दोस्तों 250 शब्दों में लिख करके आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन चेक करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और इसका डिस्कशन भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये पूरा मुद्दा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके यूपीएससी के छात्रों के साथ साथ जो जागरूक वर्ग है भारत का, एक जिम्मेदार नागरिक, उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि इस समय दोस्तों पूरा देश इस नियम के लपेटे में आ चुका है। भारी मात्रा में प्रोटेस्ट दिल्ली से लेकर के हर गांव-गांव, शहर-शहर चल रहे हैं, तो इसलिए सभी व्यक्तियों को इसके बारे में स्पष्टता से जानकारी होनी चाहिए। इसी दिशा में एक छोटा सा मेरा ये प्रयास एक वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।